हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 आपके पास मैटर वेव कंटिन्यू करते हैं। मैटर वेव्स क्या होती थी? मैटर वेव्स क्या आप क्या कहा था? स्टेटमेंट क्या था कि फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल, ध्यान रखना मटेरियल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं अपन, फोटोन्स की नहीं कर रहे। वो रिलेशन क्या वहीं से आया था कि आपके पास क्या है कि अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो उसके साथ कोई ना कोई मास एसोसिएटेड होगा, और अगर वो मूव करता है किसी वेलोसिटी से तो उसके साथ क्या होती है, एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। उस वेव को क्या कहा जाता है? मैटर वेव कहा जाता है। तो सिंपल बोलें, फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट विच इज़ कॉल्ड मैटर वेव। वो क्या कहलाती है आपके पास? मैटर वेव कहलाती है। और उसकी वेव की जो वेवलेंथ है वो कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा डी ब्रोगली, ठीक है ना, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। और आपको ये भी बताया था कि नॉर्मल लाइफ में जैसे मासेस की बात करते हैं तो फिजिकली आप देखते हो कि उनके मासेस के साथ या फिर बोलिए उनकी वेलोसिटी के साथ क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो जैसे स्टेटमेंट तो क्या है, हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, पर जो मासेस हैं यानी कि जो आप देखते हो कुछ मास ऐसे उनकी वेलोसिटी के साथ क्या है, लिमिटेशन से। चाहे आप हेवी मास ले लो, है ना, तब भी क्या होती है, वेलोसिटी के साथ लिमिटेशंस होती है आपके पास। और मास की वैल्यू मान लो 200 किलो, 300 किलो, 5 टन या 10 टन ले भी लेते हो आप, तब भी आपके पास क्या होता है, वो जो वेव आती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो नॉर्मल लाइफ में आपको ऐसी ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर या वेवलेंथ का जो रिजल्ट है वो शो नहीं होता। पर जैसे स्मॉल पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये इनका क्या मास बहुत कम होता है। और इनके केस में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाले अपन तो उसकी कुछ वैल्यू आती है और वो एंगस्ट्रॉम की टर्म में चल रही होती है। और आपकी जो वेव्स आती है वो जनरली उसकी वेवलेंथ किस में डिफाइंड होती है? एंगस्ट्रॉम में। तो उनके फिनोमिनाज आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो और वहीं से ही आपके लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ बताई थी कि किस तरह से आती है, कहाँ से आती है, दोबारा देख लो एक बार कि क्या था आपके पास। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी कि फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट हुज मोमेंटम इज h बाई लेमडा, हुज मोमेंटम इज h बाई लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू होगी h अपॉन p, ठीक है। और p यानी कि मेटल पार्टिकल की बात करें, मोमेंट होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वेवलेंथ कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मास और वेलोसिटी की। तो मैंने कहा फिजिकल मासेस है जिसको आप देख सकते हो, उनकी वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, 2 टन, 3 टन, ये। और उसकी वेलोसिटी के साथ भी क्या है, लिमिटेशन है। तो यानी कि जो एच की वैल्यू है वो इन दोनों को कंपनसेट नहीं कर पाती, ठीक है ना। ये बहुत ही जो कम होता है आपके पास, 10⁻⁻34 में चल रहा है। तो इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपका जो लेमडा आता है या वेवलेंथ आती है डी ब्रोगली, वो क्या होती है, बहुत ही कम आती है। तो आपको उनके फिनोमिनाज नहीं दिखते। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इन 10⁻31। तब जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास जो लेमडा आता है वो एंगस्ट्रॉम की टर्म में आता है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन और भी मेटल पार्टिकल्स, छोटे छोटे प्रोटॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, तो उनके साथ जो वेव आती है और उनकी जो वैल्यूज़ आती है आपके एंगस्ट्रॉम में आती है। और कल अपन ने लिखा भी था कि 12.27 अपॉन डिवाइड बाय √v। वी क्या था आपके पास? पोटेंशियल था, ठीक है ना। तो वही एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में अपना वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में चलती है। तो उनके फिनोमिनाज, वेव नेचर के फिनोमिनाज अपने को ऑब्जर्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वापस, देखो मान लो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, आपके पास क्या, मास इंटू वेलोसिटी, या सिंपल बोल दीजिए आपके पास ये मोमेंटम है। और काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ mv², हाफ mv²। तो m से मल्टीप्लाई किया तो और m से ही क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये हो गया p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर ये रिलेशन होता है आपके पास p²/2m। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो आती 2mk अंडर रूट, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि लेमडा डी की बात करें तो ये होगी h अपॉन अंडर रूट 2mk, ठीक है। रिलेशन ध्यान रखें आप, है ना, रिलेशंस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं रिलेशन से ही क्या होता है आपके पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है, आपको बताया था कि कोई चार्ज है आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, उसके अक्रॉस v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो इसके पास जो एनर्जी आती है किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से, जो क्या फॉर्मूला था Q इंटू वी का, तो Q की जगह क्या है E, तो A इंटू वी, ये एनर्जी आ गई। और इसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अपन कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होगी, E इंटू वी के। रिलेशन ध्यान रखें कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स है, आपको उनको एक्सेलरेट किससे किया, जैसे सिंपल बोलते इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किससे किया अपन ने, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल आएगा, इसी की वजह से आपके पास एनर्जी आ गई। एनर्जी किसके बराबर होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है ना। अब देखो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उस फॉर्मूले में लिखना चाहता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन के लिए, h अपॉन अंडर रूट 2mk, के की जगह क्या हो जाएगा, E इंटू वी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज पुट करेंगे, E की वैल्यूज, H की वैल्यू, तो आपके पास जो मास की वैल्यू तो लेमडा डी ब्रोगली आया था 12.27 या 24, ठीक है, अपॉन √v, v पोटेंशियल डिफरेंस
और ये था एंगस्ट्रॉम में। ध्यान रखना इस चीज़ का, एंगस्ट्रॉम में होती है। और मान लो कोई भी मेटेरियल पार्टिकल, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना चाहते हो आप, तो इसको क्या लिख दो, 2m, ई की जगह क्या लिख दो, q इंटू वी। जो भी पार्टिकल होगा आपके पास उसका चार्ज लिख दीजिए और उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उसकी वैल्यू लिख दो। तो हर के लिए, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी अपन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन्स के लिए भी निकाल सकते हो। वैल्यूज़ लिखा है भी तो कल आपको, पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, केवल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ध्यान रखें, बाकी वैल्यूज़ आती है तो आपको गिवन होगा। और ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन आते हैं वो रेशो के होते हैं, कंपेरिजन के होते हैं, ताकि क्या होता है कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन फिर उसी टाइप से पूछी जाती है ना। तो आपका इतना ऐसा नहीं है कि भाई टिपिकल न्यूमेरिकल आएगा, आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं कि जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी एक होती है हाफ mv², यहाँ देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी क्या है, p²/2m है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अगर मान लो मास की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले वाले के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पर ऐसा नहीं होता, देखो ध्यान से, कि दो चीज़ें एक साथ नहीं। तो कुछ अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस है आपके पास, देखो कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है आपको। अगर आपको मोमेंटम p की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट है, यानी कि मोमेंटम में कोई वेरिएशन नहीं आता, तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे। यानी कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है और मास बढ़ता है तो फिक्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, और नहीं है तो कौन सी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, और ये वेव की इक्वेशंस अपन ने लिखी थी। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो चार्ज पार्टिकल्स उनको एक्सेलरेट कैसे किया जाता है, उनको एनर्जी कैसे दी जाती है, और वही एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। अब देखो इनके जो क्वेश्चन है ध्यान, और ये भी कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने कहा लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे, मैटर वेव में भी क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन ही बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनके जो डेटाज होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो फिर सिंपल फार्मूला बेस ही आएगा, नहीं आएगा तो फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन या बोलते जो कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है वो आते हैं ज़्यादातर इनसे। जैसे मैं सिंपल बोलूँ कि आपके पास जैसे लेमडा बराबर क्या होगा, h/p, या p बराबर h/λ। अगर क्वेश्चन है कि इफ़ मोमेंटम इज चेंज बाय या डिक्रीज बाय 2%, मोमेंटम आपका 2% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। डिक्रीज भी बोल सकते हो, इंक्रीज भी बोल सकते हो। मान लो 2% डिक्रीज और इंक्रीज, दोनों केस के लिए सोल्व कर लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डेल्टा मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2% है। यानी कि याद होगा आपको परसेंटेज चेंज को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मान लो आपको कंडीशन गिवन है कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज़ 2%, तो आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन लेमडा बताना है, परसेंटेज चेंज इन लेमडा बताना है, ये बताना है। मान लो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपका मोमेंटम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, मान लो पहला केस डिक्रीज लेके करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से देखें कि मान लो पहला केस लें डिक्रीज, तो मान ली इनिशियल मोमेंटम आपका है 100 और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 98, अगर डिक्रीज हो रहा है तो, ठीक है ना। आप चाहे तो x मान के भी कर सकते हो, पर आसान क्या रहता है, परसेंटेज आपने पढ़ी हुई तो 100 मान के करते हो, उससे आसान से सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं λ1 की बात करूँ, ये हो जाएगी h/p P1, और λ2 की बात करें तो ये हो जाएगी h/p2, ठीक है। तो चेंज इन वेवलेंथ निकाले, डेल्टा लैम्डा निकाले अपन, तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा आपके पास λ2 माइनस λ1, सॉरी λ2 माइनस लैम्डा, क्योंकि अगर आपका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो फिक्स है ये डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो आपका λ2 माइनस λ1, या ऐसे बोल सकते हो आप सिंपल कि जैसे मोमेंटम चेंज की बात करते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन तो अपने आप पता चल जाएगा कि डिक्रीज हो रहा है। यानी कि खुद देखो, अगर मैं डेल्टा p की वैल्यू लिखता, सुनना ध्यान से, ये होता p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, p2 की वैल्यू कम हो रही, p1 ज़्यादा, यानी कि नेगेटिव आता है आपके पास, ठीक है। तो उसी तरह से डेल्टा लैम्डा लिखेंगे तो λ2 माइनस λ1, तो ये जो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब डिक्रीज को ही बता रहा है, तो आपको माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे, है ना। या फिर अगर नहीं कंसीडर कर पाते हो, आपका आंसर माइनस में आएगा तो वो डिक्रीज को बता देगा, ठीक है क्या। अब देखो डेल्टा लैम्डा की बात करते हैं, ये होगा λ2 माइनस λ1। अब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, λ2 माइनस λ1 किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के ऊपर, तो λ2 माइनस λ1 अपॉन λ2, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। λ1 की वैल्यू कितनी है, h/100, और λ2 की वैल्यू कितनी है, h/98, ठीक है। वैल्यूज पुट करो और यहाँ पे सोल्व करो, तो आपके पास इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक। पर इन क्वेश्चंस को देखो एक और तरीके से किया जाता है, जो शॉर्ट मेथड है,
है ना, इससे भी करोगे तब भी आंसर आएगा। और एक दूसरा मेथड जो आपको पहले भी करवा रखे हैं वो मेथड, अगर स्मॉल चेंज आता है तो किस तरीके से सोल्व करते हैं अपन, डायरेक्ट भी इनको सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज की वैल्यू की, आपका जो परसेंटेज चेंज यहाँ पे 2% दिख रहा है, यानी कि स्मॉल चेंज आता है, तो इनका शॉर्ट मेथड क्या होता है कि दोनों तरफ लॉगरिथमिक ले लेते हैं अपन और उसको डिफ्रेंशिएट करके चेंज निकाल लेते हैं। रियल मेथड तो यही है, अगर मान लो आपका परसेंटेज चेंज ज़्यादा है तो इसी तरीके से सोल्व करोगे आप, है ना। लेकिन मान लो स्मॉल चेंज, हालांकि मैक्सिमम टाइम स्मॉल चेंज की बात होती है, तो आप इसको देखो इजी मेथड से कैसे कर पाओगे। एक तो मेथड ऐसे जो नॉर्मल है इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो इजी मेथड की बात करें, है ना, तो जैसे आपके पास रिलेशन है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेमडा इज इक्वल टू क्या है, दोनों तरफ लॉगरिथमिक लोगे तो ln लेमडा इज इक्वल टू ln एच माइनस ln पी। ठीक है, एरर के अंदर बताया था मैंने आपको, इस जैसे एरर निकालते हैं ना अपन, उसी के थ्रू को, उसी को मेथड को यूज़ करके अपन यहाँ पर ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अब देखो डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई लेमडा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी पी बाई पी। तो इस माइनस का खैर अपन एरर के अंदर आपको याद होगा माइनस साइन कंसिडर नहीं किया जाता, केवल क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या ले लो, प्लस ले लो। ठीक है, माइनस केवल क्या बताएगा, चेंज को बताता है और कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो डी लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू डी पी बाई पी आ गया। अब देखो डी पी बाई पी कितना है, 2% हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है 2%। तो डी लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू 2% दे रखा आपको। ठीक है, डिक्रीज है आपको अभी देखोगे यहाँ पे साइन किसका था, माइनस का था, और ये डिक्रीज जो आपके पास डेल्टा पी ये भी डिक्रीज है, तो ये माइनस आएगा, कितना आएगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको इस माइनस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट ही देख लो। अगर आपके पास डेल्टा पी डिक्रीज होगा तो फिक्स से ये इंक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा लेमडा कितना आएगा, 2% आएगा डायरेक्ट। और ये क्या बता रहा है, इंक्रीज को बता रहा है आपके पास। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो परसेंटेज चेंज भी आ जाएगी। तो 2% यानी कि वेवलेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का आ रहा है, 2% का आ रहा है। मान लो अगर आपके पास इंक्रीज की बात करते हैं, किसकी, अगर मोमेंटम इंक्रीज होता तो आपके पास सेम इक्वेशन होती, यही बनती। इस बार इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस था वो प्लस था, तो आंसर आपका आता माइनस में। किस में आता, माइनस में। पर मैंने कहा प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो, आप डायरेक्ट वहाँ देखो, अगर डेल्टा पी बढ़ेगा तो फिक्स है इसको क्या होगा, अगर इनकी इसकी जो डिफरेंस आएगा आपके पास, यानी कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा पी। तो अगर ये बढ़ेगा तो फिक्स है वो घटेगा। इस बार क्या होगा, 2% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो आंसर दोनों का सेम है, 2% ही है, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो। तो इस इक्वेशन से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करो, आपको साइन के साथ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लो आपका जो लेमडा है उसकी वैल्यू क्या है, h अपॉन अंडर रूट 2m के, कुछ ऐसा भी लिखा था अपन ने। ठीक है, और मैंने कहा था गैस के लिए बात करते 3 kT आ गया था, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है मेटल पार्टिकल्स के लिए। अगर गैस पार्टिकल की बात करते हैं तो h अपॉन अंडर रूट 2m के की जगह क्या था आपके पास, काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। ये के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये के काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें पुट किया था अपने 3/2 kT, तो आपके लेमडा गैस आ गया था h अपॉन अंडर रूट 3m kT। ठीक है, वह टी इज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, अगर सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में चेंज कर लो। अब मान लो यहाँ पे भी कह सकते हो आप, जैसे बोल दिया कि क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, इक्वेशंस को आगे पीछे कर सकते हैं कि मान लो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो मान लो 2% का हो रहा है, मान लो काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ ये बताना आपको, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, तो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इंटू 100 ये बताना है आपको। ठीक है, तो उसी मेथड को ध्यान रखो जो एरर में बताया गया था आपको, कि क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉगरिथमिक ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ln लेमडा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सिंपल, मैंने कहा था इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास ln कितना हो जाएगा 1/रूट के, यानी कि हो जाएगा k की पावर, जब दोनों तरफ लॉगरिथम लोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों तो ध्यान रखना, इसमें माइनस वगैरह नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब आप लॉगरिथमिक लोगे तो इसका ln लेमडा तो हो ही गया, ये तो कांस्टेंट, इसकी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 है, ये भी कांस्टेंट है, ये m भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपके पास गैस वेरी नहीं, गैस का मास वेरी नहीं करता तो ठीक है, आपको दे रखा है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल दे रखा है उसका मास वेरी नहीं करेगा, केवल किस में चेंज निकाल रहे हैं, के अंदर। तो आपको दे रखा है कि एक कोई भी पार्टिकल है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज आ रहा है, तो बताइए इसकी वेवलेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो उसी एरर मेथड वाले को यूज़ करो कि अपन करते क्या, दोनों तरफ फिर लॉगरिथमिक लेते हैं, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपके पास 1/रूट के दिखेगा आपको, यानी कि सिंपल बोल दो लेमडा डी प्रोपोर्शनल टू
1/√k ऐसे दिखेगा आपको, है ना। तो दोनों तरफ लोगरिथमिक लोगे तो ln लैम्डा d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln, ठीक है, √k, तो k की पावर 1/2। ये ऊपर जाएगा ln लोगे तो माइनस भी आएगा आपके पास, क्या आएगा भाई, लैम्डा लोगे आपके पास ln 1 माइनस ये जो आपके पास लोगरिथम लोगे इसका 1/k का, तो ये होगा ln 1 माइनस ln k, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 1 तो हो गया आपके पास कांस्टेंट, वैल्यू होगी 0, ठीक। तो क्या बचेगा सिंपल ln √k, तो ln √k मैंने कहा माइनस को कंसिडर नहीं करना, तो ln √k का मतलब 1/2, तो यानी कि ln लैम्डा d इज इक्वल टू 1/2 ln, सॉरी ln ये l है ना, ln k, ये आ गया। डिफ्रेंशिएट करोगे तो d लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 dk अपॉन k, ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से बता सकते हो आप। अब इसका शॉर्ट इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब उस टाइम को उस चीज़ को ध्यान रखें जो एरर में बताया था कि आपको बार बार डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई अपन ऐसा लिखे इसको डिराइव करें। आप डायरेक्ट लिखना भी बताया था कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, है ना। देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, कि जो चीज़ दे रखी है आप सिंपल लिखो d लैम्डा बाई लैम्डा, ठीक है ना। अब ये रूट में यानी कि इसकी पावर क्या है 1/2, तो इसको लिख देते इसके साथ में, और यहाँ था dk/k आ जाता था, डायरेक्ट लिखते थे। मान लो अगर आपके पास इस तरह से कोई रिलेशन होता लैम्डा बराबर 1/2k² होता, सपोज करिए, तो आप क्या लिखते रिलेशन d लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास ये तो कांस्टेंट है ना, k², तो k² है ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 जो आएगा, पर मैंने कहा माइनस कंसिडर नहीं करते, आप डायरेक्ट क्या लिखते थे 2 dk/k, ठीक है। उस रिलेशन को ध्यान रखें पुराने रिजल्ट को ही, कि आप डायरेक्ट लिखना सीखें। जो भी वेरिएबल है उसके साथ कौन सी पावर है उसको आगे लिख दो, ना तो प्लस लिखना ना माइनस लिखना, बाकी कांस्टेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इन रिलेशन को आप यूज़ करो डायरेक्टली, आपको इतना बार बार इतना लिखने का सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जैसा दे रखा है, जैसे यहाँ पर क्या k की पावर कितनी है 1/2, चाहे ये अपॉन में है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखो 1/2, क्योंकि k की पावर क्या 1/2 dk/k। जैसे यहाँ पर k² था तो मैंने आगे 2 लिख दिया, ठीक है, dk/, माइनस आएगा पर आपको माइनस कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्व करो इनको, कि क्या क्वेश्चन है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज आता है तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ कितना हो जाएगा, तो d लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100, परसेंटेज चेंज दे रखा तो 100 से मल्टीप्लाई 1/2 dk/k इंटू 100, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो यानी कि परसेंटेज चेंज इन लैम्डा कितना आ जाएगा d लैम्डा इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 यानी कि 1%, तो यानी कि चेंज इन वेवलेंथ कितना आएगा 1%। डायरेक्ट करो इन क्वेश्चंस को, आपको रिजल्ट को बार बार डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं होती, इस तरीके से, है ना, ठीक है। अब देखो और भी, मान लो अगर आपके पास मान लो गैस की बात की थी अपने, लैम्डा डी ब्रोगली फॉर गैस पार्टिकल था h/√3mkt। मान लीजिए आपको 2 गैसेस दे रखी हैं, हाइड्रोजन मान लो और ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो भी मानना है। मान लो H2 दे रखा है और N2 दे रखा है ना, H2 और N2 दे रखा है। ये मान लीजिए आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 127 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लें इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशो बताओ, यानी कि किसका, हाइड्रोजन वर्सेस नाइट्रोजन, इनके लिए डी ब्रोगली जो वेवलेंथ आ रही है इनका रेशो बताओ N2, ठीक है। तो रिलेशन में देखो 3 तो कांस्टेंट है, m क्या होगा दोनों के लिए अलग अलग, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और ये h क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो जब आप रेशो लोगे तो कांस्टेंट चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास केवल बचेगा m और t। तो आप इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट, तो इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है तो ऊपर तो आएगा m2 T2 अपॉन नीचे आएगा m1 T1, ये देखिएगा, ठीक है ना। लैम्डा इन्वर्स किसके है, m के और t के। तो आप क्या लिखोगे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखोगे तो वैल्यू ऊपर जाएंगी, तो यानी कि m2 H2, m2 का मतलब यहाँ पर है नाइट्रोजन से, है ना। अब सेकेंड केस कौन सी आपके पास, नाइट्रोजन, और टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। और इसके लिए दे रखिए हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर टेम्परेचर है हाइड्रोजन H2 का, ये दे रखा है, ठीक है। तो टेम्परेचर गिवन है, सबसे पहले मैंने कहा एब्सोल्यूट आता है तो इसको 273 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 300 केल्विन, और ये हो जाएगा 273 यानी कि 400 केल्विन, ठीक है। कितना हो जाएगा 400 केल्विन, 273 प्लस 127। वैल्यूज पुट करो, मास आपको पता ही कितना है, हाइड्रोजन का H2 का 4m और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से रेशो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं। नंबर ऑफ मोल्स दे दे तब भी अपन मास निकाल सकते हैं गैस का, ठीक है ना। तो अगर मान लो सेम गैस ही होती तो आपके पास क्या होता, मास की भी टेंशन खत्म, आपके पास सिंपल रिलेशन आता लैम्डा इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास
एक गैस दे रखी है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको λ1 गिवन है आपको, मान लीजिए 100 नैनोमीटर, ठीक है ना। आपसे बोलते हैं टेम्परेचर को 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताओ लैम्डा कितना होगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन, इससे यूज़ कर लो। तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू √T2 अपॉन T1। तो T2 की वैल्यू 127 यानी कि 400 केल्विन और 27 300 केल्विन। तो हो गया λ1 कितना दे रखा, 100 नैनोमीटर डिवाइड बाई λ2, ठीक है। तो ये हो गया 4/3 अंडर रूट में, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर 4, λ2 इज इक्वल टू 4/3। तो λ2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4, ठीक है, सॉरी हाँ 3/4 इंटू 10⁴, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इजी है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि आपको डेटा क्या दे रखा है, क्या चीज़ कांस्टेंट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं ना। और मैंने कहा स्मॉल चेंज के लिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखें, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। डिफरेंशिएट करने वाला जो प्रोसेस है लॉगरिथम लेने वाला, पर आपको डायरेक्ट लिखना बता रखा है कि डायरेक्ट कैसे लिखें। आपको माइनस को कहीं कंसिडर नहीं करना, पावर्स होती है उसको आगे लिख दिया करो और वहाँ से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक और न्यूमेरिकल करें अपन, एक और सॉल्यूशन देखें कि सपोज करिए आपके पास एक H एटम है, हाइड्रोजन एटम है, या फिर बोल दीजिए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है आपके पास और एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, दोनों को मान लीजिए सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया, सेम पोटेंशियल से क्या कर दिया है, एक्सेलरेट। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, याद होगा आपको, हीलियम न्यूक्लियस, जो हीलियम का न्यूक्लियस उसको कहा जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, 2He4, ठीक है ना। हीलियम न्यूक्लियस को जो होता है उसको क्या कहते हो आप, अल्फा पार्टिकल होता है। प्रोटॉन हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब देखो मान लो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स हैं, दोनों को सेम वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया। तो आपसे रेशो पूछा है किसका, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, इनकी वेव का रेशो बताइए कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2mk, या 2mk की जगह 2mqv, ये हो गया। तो आप लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा लिखोगे तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो आपका रिलेशन बन जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया आपके पास, ठीक। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा d की बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4m इंटू चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन बोल दो, पॉजिटिव चलता है आपके पास, है ना, डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन m और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, E लिख दिया सिंपल, ठीक है, प्लस p। तो कितना हो गया आपके पास, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा √8/1। तो रेशो कितना आ जाएगा, लैम्डा p रेशो लैम्डा अल्फा आ गया आपके पास 2√2, ठीक है, रेशो 1। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ध्यान रखें, ठीक है। रेशो पूछा था कि रेशो प्रोटॉन प्लस अल्फा पार्टिकल्स, अगर दोनों को सेम पोटेंशियल से आपने एक्सेलरेट कर दिया है, पोटेंशियल देखो। तो इक्वेशन से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इक्वेशन से याद आती है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हो आराम से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। गैस पार्टिकल्स को दे देगा, 2 अलग गैस दे देगा, उनके नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, आपको टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दे देगा, है ना। तो ये मैटर वेव्स के क्वेश्चंस इसी प्रकार इसी टाइप के होंगे। बस आपको ये याद होना चाहिए जो ओरिजिनल रिलेशन है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके लिए क्या लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, और गिवन डाटा है तो उसमें से अपन काइनेटिक एनर्जी को कैसे बताएं, ये सारी चीज़ें। मैग्नेटिज्म के साथ भी आपके इसके क्वेश्चंस बनते हैं, आप है ना। अभी आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि मैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं आपने, है ना, क्योंकि मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो चार्ज घूमता है, वहाँ से उसका मोमेंटम भी आता है, ठीक है। जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ पर उस टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब देखो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आता है, ध्यान रखना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन्स जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुने, ठीक है। एक तरह से वेव नेचर है जो लाइट का इलेक्ट्रॉन का, उसको प्रूव करता है। ये जो आपके लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना 12.27 डिवाइड बाई √v, √v का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या, जो आपके पास स्मॉल चार्ज यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके वेव नेचर को क्या करता है, वेरीफाई करता है, प्रूफ करता है। इस तरह समझिए कि लाइट के जो मेटल पार्टिकल्स हैं उनके वेव नेचर को प्रूफ करता है ये, ठीक है। क्या आपके पास डेविसन जर्मर जो मेटल पार्टिकल्स हैं जो कह रहे हैं कि हर एक के साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो उसका प्रूफ होता है। किस तरह से होता है, सिस्टम अरेंजमेंट देख लो, है ना। कि मान लो आपके पास कोई भी मेटल यहाँ पे मेटल है, जनरल निकल क्रिस्टल की बात की थी, ये क्या है आपके पास निकल क्रिस्टल है ना।
इस पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट की गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम आपके पास इंसिडेंट की गई, ठीक। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए यहाँ पर जा रही है आपके पास ये, और आगे क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगा दिया आपने, ठीक है, स्क्रीन, ठीक। और मान लीजिए एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये होते हैं आपके पास ZNS की जिंक सल्फेट की स्क्रीन होती है, ताकि आपको क्या होता है, इल्यूमिनेशन मिल जाए, यानी कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी या कोई भी कोई चार्ज पार्टिकल वो आगे स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। ये क्या होती है, ZNS की स्क्रीन होती है। मैक्सिमम टाइम एक्सपेरिमेंट में इसी की स्क्रीन ली जाती है। आपने देखा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पर भी जो स्क्रीन होती है वो ZNS की ली जाती है ना, जिंक सल्फेट। इसमें इल्यूमिनेशन मिल जाता है, मतलब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई चीज़ टकराई है, तो वहाँ पर आपको कुछ स्पॉट दिख जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जैसे एक निकल क्रिस्टल लिया, निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट की गई। अब ये मान लीजिए जो थीटा ये वेरी कर सकते हैं, बीम क्या अलग अलग एंगल पे भी क्या गिराई जा सकती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अलग अलग एंगल पे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो जो आपके पास डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, तो इस रिजल्ट का जो ग्राफ बनाते हैं वो आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। यानी कि किसी न किसी पॉइंट पर मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, और जो उस केस में जो थीटा था आपके पास 50 डिग्री और जो पोटेंशियल था वो 54 वोल्ट समथिंग। ध्यान रखना डेटा ही है ना, आपको ध्यान रखना है कि किसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या जो ग्राफ मिला था, उस ग्राफ में जो वैल्यूज़ थी, है ना, कि आपका जो मैक्सिमम एनर्जी किसके या मैक्सिमम इल्यूमिनेशन था आपके पास, वो जब थीटा की वैल्यू 50 डिग्री थी और जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा था 54 वोल्ट का कर रखा था, कितने का, 54 वोल्ट का, ठीक है, यहाँ पर। तो आपके पास मैक्सिमम होगी है। अब देखो इसका जो प्रूफ है दूसरा, ये तो क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से अपने पास रिजल्ट आया। मान लो अब इसका जो दूसरा प्रूफ है, मतलब इसी के अंदर रिलेशन है कि एक आता है ब्रेग्स लॉ, ठीक है। आप पढ़ते नहीं हो ये, इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, पर ये प्रूफ है, इसलिए ध्यान रखें थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि सारी चीज़ें कि एक्सपेरिमेंटल हैं आपको इस तरीके से। ब्रेग्स लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लिया आपके पास निकल क्रिस्टल था, मतलब जो निकल क्रिस्टल पे स्क्रीन पे ही गिरा और आपको जो ये रिजल्ट मिला, तो उसमें कैसे देखो, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार डायग्राम को, है ना, ठीक है। जो लेमडा ग्राफ बनाया था आपके पास एनर्जी का, है ना, वहाँ से लेमडा की वैल्यू थी आपके पास, ये मान लीजिए निकल क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है, ऐसे ब्रेग्स लॉ। मान लो आपके पास क्या है, जैसे निकल क्रिस्टल है, यहाँ पर इस तरह से चार्ज है आपके पास, ठीक है, ऐसे। निकल क्रिस्टल इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो कुछ क्लियर होता है आपके पास, उसके डेटा पता होते हैं आपको, है ना, ऐसे। मान लो यहाँ पर जो लाइट बीम आई, मान लो एक लाइट बीम यहाँ पर इससे टकराई और इसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। एक लाइट बीम हो रहा है वो इस वाले से टकराई और यहाँ से ऐसे निकल गई बाहर, ठीक है। तो सपोज करिए मान लीजिए एंगल थीटा है, तो हालांकि बहुत कम छोटी वैल्यूज होती है, तो एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है आपके पास, है ना। अब देखो इसके बीच में इंटर एटॉमिक डी को क्या कहा जाता है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है। नाम ध्यान रखने आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका इंटर एटॉमिक सेपरेशन कितना है, डी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि मान लो एक बीम आई टकरा के निकल गई इधर, दूसरी बीम आई इस इलेक्ट्रॉन पे टकराए और इधर निकल गई, तो आपका जो रिजल्ट है, यानी कि इनमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। या दिखने में बहुत ही दूर है पर ये बहुत पास पास होते हैं, तो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, आपके पास जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, रीडिफाइन होती है, रीअरेंज होती है। जो अपन ने 11th क्लास में वेव्स पढ़ी थी, हालांकि आपके पास वेव ऑप्टिक्स है, वहाँ पे भी जो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, उनका जो इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे भी जैसे उसमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, उसी तरह से लाइट वेव्स भी जब आपस में इंटरफेयर करते हैं तो लाइट का भी क्या मिलता है, मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, ठीक है ना। ये वैसी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिए आप, अभी आपने पढ़ी नहीं होगी तो। और 11th क्लास के कंसेप्ट से भी सीख सकते हैं कि अगर आपके पास दो वेव सुपर इम्पोज होती है तो उनकी इंटेंसिटी में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, उसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर भी जब लाइट वेव्स आ रही है आपके पास, टकरा के ऊपर निकल रही है या इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करती है आपके पास, तो ऊपर जाके क्या करती है, इंटरफेरेंस देती है आपको। इंटरफेरेंस देने से क्या होता है, आपकी जो लाइट है वो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या मैक्सिमम मिनिमम होती रहती है ना। तो किसके डिपेंड करेंगे, थीटा भी डिपेंड करती रहती है। तो जो इंटरफेरेंस है वो मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो सपोज करिए सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, मैक्सिमम मिनिमा के केस में अगर आपको याद हो, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस निकाला जाता है डेल्टा लैम्डा। तो ये वेव चली इतना और ये यहाँ जाके, तो ये जो नेक्स्ट वेव है ये कितना एक्स्ट्रा चलेगी, मान लो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं अपन इस तरीके से, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक तो दोनों की डिस्टेंस क्या बराबर है, यानी कि जो सेकंड वेव है वो इतना एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपके पास डी है, तो ये भी क्या होगा डी, तो ये वैल्यू जो कि डी कोस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा डी कोस थीटा, यानी कि जो पाथ रेफरेंस आया वो आ गया 2d कोस थीटा का। और मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है एन लेमडा, ठीक है। तो 2d कोस थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ये कहलाता है ब्रेक्स लॉ, ठीक है। आपके काम का नहीं है, आप पढ़ोगे भी नहीं इसको, इसलिए डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपको क्या एक तरह से याद रखना है कि इसमें जो स्टैंडर्ड डाटा उसी को यूज़ करेंगे 54 वोल्ट को, और जो एंगल था आपके पास क्या था 50 डिग्री। अब जब देखो यहाँ पर मान लो इंटरफेरेंस हो रहा है आपके पास, है ना, और मान लो अपन एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, डी आपको पता ही होता है यहाँ पर इंटर एटॉमिक सेपरेशन इसका, थीटा कितने डिग्री लिया, मान लो जो यहाँ पर था 50 डिग्री, तो यहाँ से लेमडा निकालें, ठीक है। और जो आपका क्या था लेमडा इलेक्ट्रॉन था उसकी वैल्यू 12.27 डिवाइड बाई रूट वी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 12.27 से डिवाइड करते रूट 54, तो यहाँ से जो वेवलेंथ आती है ये लगभग शायद 0.167 एंगस्ट्रॉम में से कुछ थी, सॉल्यूशन करोगे आप तो ये आएगा, और यहाँ से लेमडा निकालोगे ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना था 0.162 या 63 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो वेव मिली आपको और उसकी वेवलेंथ निकाली। एक तो अपन ने किससे लिया, ये डी ब्रोगली के कंसेप्ट से लिया है। तो डी ब्रोगली के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था आपके पास, जो वेवलेंथ आती है इलेक्ट्रॉन की वो ये होनी चाहिए थी, सॉरी मैटर वेव की, मैटर वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी होनी चाहिए थी। और किसकी बात करें पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव की जो वैल्यू है 0.167 एंगस्ट्रॉम, इससे सोल्व करें तो। और जो ये आपके पास ब्रेक्स लॉ ये क्या करता है, वेव नेचर को प्रूफ, वेव नेचर का ही प्रूफ है। वेव नेचर की वजह से आपको पता होगा इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशंस, ये जो चीज़ें होती है किस पे डिपेंड करती है, वेव नेचर पे डिपेंड करती है। तो जो ब्रेक्स लॉ है यहाँ से भी अपन देखें कि किस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है ना, और इंटरफेरेंस हो रहा है तो करना क्या होता है अपने को, पाथ डिफरेंस निकालना होता है। तो इसका पाथ डिफरेंस आएगा 2d कोस थीटा बराबर एन लेमडा। डी की वैल्यू आपको निकल कर इसलिए डी की वैल्यू गिवन होती है, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री, और एन मान लो आपका 1 ले लिया और आपको मैक्सिमम मिलता है, तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा होता है ना। तो यहाँ से सोल्व करो तो लेमडा की वैल्यू 0.163 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। तो यानी कि एक चीज़ ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि स्मॉल मास पार्टिकल्स होते हैं या मैटर पार्टिकल्स होते हैं, तो जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था कि मैटर पार्टिकल मूव करता है तो एक वेव मिलती है आपको, ठीक है। तो एक तो रिलेशन तो वहाँ से था, दूसरा ये ब्रेक्स लॉ से रिलेशन आया, और ये ब्रेक्स लॉ किस पर बेस होता है, वेव नेचर पे बेस होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं, यानी कि उनके साथ एक वेव होती है। तो वेव की वेवलेंथ आ गया आपके पास, यहाँ से चेक किया और यहाँ से चेक किया, दोनों क्या है वेवलेंथ सेम आ रही है। तो मतलब ये बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ वेव्स, एग्जिस्टेंस ऑफ वेव, क्योंकि ये रिजल्ट था आपके पास किससे, जो कैलकुलेशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग, पर जब प्रैक्टिकली प्रूफ किया तब भी ये रिजल्ट आता है। तो ये बताता है यानी कि जो चीज़ यहाँ पर कैलकुलेशन में दी गई है वो सारी चीज़ें क्या है, सही हैं। मीन्स ये दो आपस में मिलकर क्या बताते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव को बताते हैं। किसको बताते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव से, जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग भी वेवलेंथ आनी चाहिए थी और ब्रेक्स लॉ से भी वेवलेंथ आती है आपके पास, तो दोनों रिजल्ट सेम हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो ये बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव को। किसको बताता है, तो आपको केवल ध्यान ही रखना है ये ब्रेक्स लॉ, क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज़ की है आप नहीं पढ़ोगे, है ना। ये ब्रेक्स लॉ वगैरह आपके कोर्स में मेंशन नहीं है, हायर क्लासेस में होता है, तो आपको केवल अभी ध्यान ही रखना है, ठीक है ना, ब्रेक्स लॉ में कि। और दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड होता है कि 54 वोल्ट पे और 50 डिग्री पे आपको क्या मिला था, मैक्सिमम मिला था, तो उसी को यूज़ करते हुए आपके पास ये एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रेक्स लॉ या एग्जिस्टेंस ऑफ वेव नेचर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही, कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो लास्ट ईयर या फिर मान लो प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल किस किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं ना। मैंने बताया फिर भी लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, और अगर कैलकुलेटिव पार्ट आता है तो डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, वैल्यूज दे रखी होगी, फॉर्मूला यूज़ करना होता है, ठीक है क्या। ओके, थैंक यू आज के लिए।